हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो क्लास 12 केमिस्ट्री के जितने भी डिफरेंसेस बनते हैं पूरे सिलेबस के वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो मुझे एक स्टूडेंट ने सजेस्ट की थी। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर सारे केमिस्ट्री के डिफरेंस करवा दीजिए, तो श्योरली आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और बेटा जी आपकी केमिस्ट्री बोर्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं लगभग सारे सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। सारी वीडियो सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से हमारा बनता है डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एम से। एंड मोलैलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और ये क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम नहीं होता यहाँ पर, ये यार नेट से डाउनलोड करने की ना ये दिक्कत हो जाती है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। या फिर जब आप इसके न्यूमेरिकल करने जाओगे तो बेटा जी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलैरिटी का? बेटा जी मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। एंड मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी। कहाँ से आएगी मेरे भाई? वॉशिंगटन से आएगी। ठीक है ना। उसके बाद बात करें इसकी यूनिट क्या होती हैं? मोलैरिटी की यूनिट होती हैं आपकी मोल्स पर लीटर और मोलैलिटी की यूनिट होती हैं मोल्स पर केजी। अगर मैं बात करूं मोलैरिटी की, इंपॉर्टेंट बात क्या है? मोलैरिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोलैरिटी इज, यही बात सबसे डिफाइनिंग होती है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है दैट इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और मोलैलिटी की बात करें तो ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, श्योरली से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन? देखिए आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? विच ओबे राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। विच ओबे राउल्स लॉ। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? विच डजंट ओबे राउल्स लॉ। विच डजंट ओबे राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता। ठीक है। अब पहले हम थोड़ा सा आइडियल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होती है? इसमें ए बी की जो इंटरेक्शन होती है, सोल्यूट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है एज इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी। क्योंकि इंटरेक्शन सेम है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो आएगा, चेंज इन हीट जीरो आने वाला है। चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन हीट कुछ भी नहीं होगा। नॉन आइडियल की बात करें तो ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो देखिए अगर कोई राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है इसका मतलब क्या है? जैसे आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, इट मीन्स क्या है? पी ए क्या होगा? पी ए इक्वल टू होगा पी नोट ए इंटू एक्स ए। सिमिलरली पी बी क्या होगा? पी बी इक्वल होगा पी नोट बी इंटू एक्स बी के। और क्योंकि ये तो फॉलो नहीं करता, पी ए क्या हो जाएगा? नोट इक्वल्स टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। पी बी इज नॉट इक्वल्स टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है? अब आ जाओ यार क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन कहाँ देखने को मिलेगा? जहां पर एक जैसे कंपोनेंट होते हैं, जैसे बेंजीन टॉल्विन लगभग एक जैसे हैं, एनहेक्सेन एनहेप्टेन। इसके अलावा क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन ये लगभग एक जैसे होते हैं। देखिए परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते हैं, अप्रोक्स आइडियल सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा आइडियल सॉल्यूशन का अगर आप ग्राफ बनाओगे कैसे बनाओगे भाई? इस तरफ वेपर प्रेशर लिख लो, नीचे लिख लो मोल फ्रैक्शन। मान लो ये सॉल्वेंट का एरिया है तो ये पी नोट ए है, ये एक्स ए यहाँ पर 1 होगा, एक्स बी 0 होगा। क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है बेटा वो 1 होता है। सिंस यहाँ पर एक्स ए 1 हो गया तो एक्स बी को 0 होना पड़ेगा। ये सोल्यूट का इलाका है, यहाँ पर सोल्यूट की वैल्यू बढ़िया रहती है, एक्स बी की वैल्यू 1 होगी और एक्स ए की वैल्यू 0 होगी। तो ये पी ए है, इधर जाते जाते बी के एरिया में जाते जाते ये खत्म हो जाएगा। ये सिमिलरली ये पी बी है, जैसे जैसे ए के एरिया में जाएगा इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है। और जब इनको जोड़ देंगे ए और बी को तो हमारे पास पी टोटल बनेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बनेगा पी ए प्लस पी बी। अब आ जाओ, जब आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो पार्ट करते हो, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पॉजिटिव डेविएशन में है इधर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन क्या होती है बेटा? पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वीकर होती है। क्या होती है? ये सबसे डिफाइनिंग फीचर होता है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन क्या होगी? वीकर। और यहाँ पर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन क्या होने वाली है आपकी? यहाँ पर बेटा जी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होगी स्ट्रोंगर। ठीक है। अब क्योंकि फोर्स ऑफ ट्रैक्शन स्ट्रोंग वीकर है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वीक है तो जल्दी पार्टिकल्स टूटेंगे, ज्यादा वेपर्स बनेंगे। ठीक है। और क्योंकि इस केस में फोर्स ऑफ ट्रैक्शन जो है स्ट्रोंग है तो पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, वो इजीली टूटेंगे नहीं, और जब इजीली टूटेंगे नहीं तो इजीली उनके वेपर्स भी नहीं बनेंगे।
गेटिंग माई पॉइंट। तो यही है, ए बी इंटरेक्शन जो है वो वीकर है देन ए ए एंड बी बी की इंटरेक्शन। यहाँ पर ए बी की जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है देन ए ए एंड बी बी की इंटरेक्शन। अब क्योंकि इंटरेक्शन वीक हो गई तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम इज मोर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, चेंज इन हीट, इस तरह की प्रोसेस एंडोथर्मिक होती हैं और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। इधर क्या, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन होती है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, वहां पर डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, डेल्टा वी इज लेस देन जीरो। एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन जब भी होगी वहां पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि आपने बोला है यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होगी, तो आपने ऐसे देखना है यार, जहां पर ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो तो बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, एसीटोन उसके बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है। वाटर में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड है, मिथेनॉल आएगा उसके बॉन्ड को तोड़ देगा, तो इस तरह से। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला होता है, जैसे एसीटोन एंड एनिलीन, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। या जब भी एसिड आएंगे ना तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगी, नाइट्रिक एसिड इन वाटर, इस तरह से। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है ना उससे पॉजिटिवली डेविएट करके दिखाओगे, ऊपर की तरफ दिखाओगे आप ग्राफ को। और नेगेटिव में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो गई है तो नीचे की तरफ करके दिखाओगे। गेटिंग माय पॉइंट। आगे मूव करते हैं। दो तरह के एजियोट्रोप्स होते हैं, फर्स्ट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, नेक्स्ट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये एजियोट्रोप्स का दूसरा, देखिए ये हमारे पास क्या है, एजियोट्रोप्स हैं। एजियोट्रोप्स का दूसरा नाम क्या होता है, एजियोट्रोप्स आर ऑल्सो नोन एज, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या बोल सकते हो आप इनको, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोल सकते हो। दो तरह के एजियोट्रोप्स होते हैं, पहला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम क्या होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता है, उनके किसी कॉन्स्टिट्यूएंट से, एक कॉन्स्टिट्यूएंट से हो सकता है, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट से हो सकता है। मैक्सिमम क्या होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हायर होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो मैक्सिमम, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो मिनिमम। अब बॉइलिंग पॉइंट लोअर कब होगा, जब अट्रैक्शन वीक हो, चीजें जल्दी टूट जाएंगी, जल्दी बॉइल हो जाएंगी। तो ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, जहां पर वीकर अट्रैक्शन हो, और वीकर अट्रैक्शन हो तो डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। मैक्सिमम कहां देखने को मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कब, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो नेगेटिव डेविएशन है ना। तो ये किसके द्वारा शो किया जाता है, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। एग्जांपल है, इथेनॉल बॉइल्स एट 78.4 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बट द एजियोट्रोप्स बॉइल्स एट 78.2 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों से कम पे बॉइल हो रहा है, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल था। यहाँ पर है हाइड्रोजन क्लोराइड बॉइल्स एट -84 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बट इनका जो एजियोट्रोप्स है 110, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉइल हो रहा है, तो वो मैक्सिमम हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, अच्छा जो भी बच्चा देखेगा प्लीज बता देना कि सर इस टाइम आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिफरेंस स्टार्ट किए थे, या प्लीज टाइम स्टेम्स बता देना कि हाँ यार यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, प्लीज, बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, ये करता है C2E। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, E2C, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाने वाला है। ये क्या करेगा, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज क्रिएटेड बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी, और यहाँ पर केमिकल एनर्जी इज क्रिएटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। केमिकल बनेगी बट बनेगी इलेक्ट्रिकल से। अच्छा ये क्या है, रिडोक्स प्रोसेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कोज रिडोक्स रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ तो आपको एक स्पॉन्टेनियस रिडोक्स रिएक्शन देखने को मिलती है, जो अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिडोक्स रिएक्शन। तभी ये बोला गया है कि एक रिडोक्स रिएक्शन से बिजली बनेगी। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडोक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडोक्स रिएक्शन, क्योंकि आपको बिजली सप्लाई करनी पड़ेगी तब वो रिएक्शन होने वाली है। आगे है, यहाँ का आप शॉर्टकट याद रखिए, किधर का, इधर का, लोन लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। यही लिखा गया है कि एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव। और अगर इधर आ जाओ, इधर क्या है, पैनिक, पैनिक, इसका शॉर्टकट क्या है, पैनिक। बिजली बनानी है तो लोन लेना पड़ेगा, इसमें करंट लगता है तो पैनिक होगा। पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड, यही लिखा भी गया है, पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। क्लियर है। आगे मूव करें। इसमें क्या है, क्योंकि हम दो कंटेनर लेते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो कंटेनर लिए जाते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है सोल्ट ब्रिज की, और सोल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। इसमें किसी सोल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की अगर मैं बात करूं, एक ही कंटेनर होता है, तो वो उसी के अंदर सारा सॉल्यूशन होता है। उसमें दो कंटेनर होते हैं, दो अलग अलग सॉल्यूशन होंगे या अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फैराडे लॉ फॉलो किए जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई भी फैराडे लॉ फॉलो नहीं किया जाता।
आगे मूव करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होता है भाई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट द डीकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। मेटालिक कंडक्टर, जैसे लोहे में से आपको करंट पास कराना है तो लोहे को टूटना नहीं पड़ेगा, बट अगर आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास कराना है तो उसको टूटना पड़ेगा, है ना। अच्छा, वो फेराडे लॉ वाला पॉइंट इसमें आना था, वो पिछले वाले में गलत बोल दिया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विद द डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब अगर आपको NaCl में से, देखो अगर आपको आयरन में से करंट पास कराना है तो आयरन को टूटने की जरूरत नहीं है, वो Fe रहेगा, Fe सॉलिड फॉर्म में रहना चाहिए। बट अगर NaCl सॉलिड स्टेट में है तो इसमें से करंट पास नहीं हो सकता, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसमें पानी डाल लोगे, है ना, तो ये Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, तभी करंट पास होगा। अच्छा, मेटालिक कंडक्टर में जो करंट पास होता है वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो करंट पास होता है वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस होता है, ठीक है। दैट्स वाई, क्योंकि इसमें करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पास हो रहा है, तो मेटालिक कंडक्टर का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्या बोल देते हैं इनको, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्योंकि आयंस की वजह से करंट पास हो रहा है तो इसका नाम होगा बेटा आयोनिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे इसे, आयनिक कंडक्टर हम लोग बोल सकते हैं। अब इधर आ जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन कर्नल वाइब्रेशन विच कोज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। अगर कभी भी आप मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कर्नल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट जाएगी। दैट्स वाई जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हो मेटालिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी घटती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है लाइक NaCl है, अगर आप वहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ज्यादा डिसोसिएशन होगा, आयंस की मूवमेंट बढ़ेगी, आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी, उनकी स्पीड बढ़ेगी, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस भी इंक्रीज करने वाली है। यही लिखा गया है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन डिसोसिएशन। इसमें रेजिस्टेंस कौन कोज करता है, वाइब्रेटिंग कर्नल्स। इसमें रेजिस्टेंस कौन कोज करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर इंट्राइनिक इंट्रैक्शन, लाइक अगर दो आयंस एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लें तो दिक्कत हो सकती है, या फिर विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, कोई सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा विस्कस है देन आयंस मूव नहीं कर पाएंगे, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स वाई बोला जाता है कि NaCl को अगर आप पानी में डालोगे तो वो अच्छा कंडक्टर है। ऑन दी अदर हैंड NaCl को आप बेंजीन में डालोगे, बेंजीन थोड़ा विस्कस होता है, पॉसिबल होगा, मैं दिखा भी दूंगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। बाकी ये लिखा गया फेराडे लॉ इज नॉट फॉलोड, इसमें फेराडे लॉ फॉलो किया जाता है, पिछले वाले में नहीं आएगा, इस वाले में आएगा। आगे मूव करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और ये क्या होता है, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन दी रेट लॉ एक्सपेरिमेंट। देखो जैसे कि आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो पता चला कि इसका एक्चुअल यूज हो पाया है, मान के चलो इसका एक्चुअल यूज हो पाया है अल्फा और इसका एक्चुअल यूज हो पाया है बीटा। तो अगर मैं यहाँ से रेट लो का एक्सप्रेशन दूं, रेट लो का एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट लो इज इक्वल टू के, ए की पावर जो एक्चुअल में यूज हुआ है अल्फा और बी की पावर जो एक्चुअल में यूज हुआ है बीटा। रेट लो किसका एक्सप्रेशन देता है, रेट लो एक्सप्रेशन देता है रेट ऑफ रिएक्शन का। ये हमने किसका एक्सप्रेशन दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ ऑर्डर निकाल लो भाई, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपको बोलूँ इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी, मोलिकुलरिटी क्या होती है, सम ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है, ए एंड बी, ए प्लस बी। देखिए लिखा गया है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और इसमें क्या है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन रेट लॉ इक्वेशन। ये रेट लॉ की इक्वेशन है, ये कंसंट्रेशन टर्म की पावर से उनका सम आप लोगों ने करना है। मोलिकुलरिटी क्या है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है ब्रो, मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और ये कैसा कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। मोलिकुलरिटी मैकेनिज्म से पता चलती है, अच्छा, और ये किससे, रेट के एक्सप्रेशन से पता चलती है। मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, हमेशा एक होल नंबर होगी। मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, फ्रैक्शनल नहीं होगी, हमेशा एक होल नंबर होगी। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मोलिकुलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है ना, और ऑर्डर एलिमेंट्री के लिए भी एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है, जो सिंगल स्टेप में होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं। अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, अगर उस केस में आपको ऑर्डर निकालना है तो हम उस रिएक्शन का स्लो स्टेप देखेंगे। स्लो स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। आगे आ जाओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स 4f होते हैं, ये 5f होते हैं। इसमें जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा लैंथेनॉइड्स के अंदर तो वो कहाँ पर एंटर करेगा, 4f के अंदर, और इसमें कहाँ पर एंटर करेगा,
5f के अंदर। ठीक है, अब इनकी अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, लैंथेनोइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भाया, +2 +4, बट सबसे कॉमन होती है +3, जबकि एक्टिनोइड जो होते हैं वो +4 +5 +6 +7 भी शो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये क्यों शो कर सकते हैं, ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 5f 6d and 7s, due to small energy gap between 5f 6d 7s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और इसी की वजह से बेटा जी वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो अब क्योंकि ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये रिडक्टिव भी हैं, दीज आर रिडक्टिव, ये नॉन रिडक्टिव होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है रिडक्टिव का, वो है प्रोमीथियम। सारे लैंथेनोइड्स नॉन रिडक्टिव होते हैं, सिर्फ एक लैंथेनोइड है जो रिडक्टिव है, दैट इज प्रोमीथियम। ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटाइन, ये ऑक्सोकटाइन बनाते हैं, जैसे UO2 2 पॉजिटिव हो गया, PuO2 पॉजिटिव हो गया, UO2 पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, U मतलब यूरेनियम, PU मतलब होता है प्लूटोनियम। ठीक है, ये लेस बेसिक होते हैं, ये मोर बेसिक होते हैं। ठीक है, इनका जो पैरामैग्नेटिक करैक्टर है, पैरामैग्नेटिक करैक्टर लैंथेनोइड्स का पैरामैग्नेटिक करैक्टर कैन बी इजीली एक्सप्लेन, इनके पैरामैग्नेटिक करैक्टर को कैन बी इजीली एक्सप्लेन, और इसका पैरामैग्नेटिक करैक्टर कांट बी एक्सप्लेन इजीली, इनके पैरामैग्नेटिक करैक्टर को आप इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। क्लियर है भाई, आगे मूव करें। अच्छा, 4f हैव पुअर शील्डिंग, 4f का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। 5f हैव इवन मोर पुअर शील्डिंग, 5f की शील्डिंग तो उससे पुअर होती है। आगे मूव कर लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली बना हुआ है, मैं लिख देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ओके लिखा ही गया है यार, यहाँ पर आप देख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट क्या होता है, दे यूजुअली कंटेन 2 सिंपल सॉल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। इसमें क्या होते हैं, सिंपल सॉल्ट फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड मे और मे नॉट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, मतलब जिनसे बनते हैं वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो भी सकते हैं और नहीं भी, इसमें इक्विमोलर प्रोपोर्शन होता है, एक मोल उसका एक मोल दूसरे वाले का, इस तरह चलता है। ये क्या होते हैं, दीज आर आयनिक कंपाउंड, इनके अंदर कोई भी डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जबकि इनके अंदर क्या है, ये आयनिक भी हो सकते हैं नॉन आयनिक भी हो सकते हैं, बट येस देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ना आप इस तरह से दिखाओगे एक जगह पर, ये इसके अंदर हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, लिखा गया है दे मे और मे नॉट बी आयनिक बट द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अगली बात करें प्रॉपर्टीज, डबल सॉल्ट की अगर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द डबल सॉल्ट्स आर सेम एज दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जो होते हैं उन्हीं से मिलकर इसकी प्रॉपर्टीज बनती है, उन्हीं जैसी प्रॉपर्टीज ये शो करता है। जबकि इसकी द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, डबल सॉल्ट के अंदर जो मेटल्स होते हैं वो नॉर्मल वैलेंसी शो करती हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल्स होते हैं वो दो तरह की वैलेंसी शो करती हैं, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अगर डबल सॉल्ट को कभी भी पानी में डालोगे, दे डबल सॉल्ट लूज इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, बिल्कुल अलग अलग आयंस में टूट जाएंगे, पूरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। इसके अंदर अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, बना के रखता है, बने रहेंगे, है ना। ये आयनिक पोर्शन में भी अलग हो जाए बट ये तो बना ही रहेगा। कुछ एग्जांपल है बेटा डबल सॉल्ट के, फॉर एग्जांपल जैसे मोर साल्ट हो गया, FeSO4 NH4 2SO4 6H2, पोटास आलम हो गया, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2। पोटास आलम को याद रखना शायद ज़्यादा ईजी है ना। पोटास मतलब पोटेशियम सल्फेट, आलम यानी एल्यूमिनियम सल्फेट एंड 24H2। एक है कार्नालाइट KCl MgCl2 एंड 6H2। इसको थोड़ा देख लेना, 2-3 एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को आप लोग इस तरह से लिख सकते हो D2sp3, और उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो sp3d2। क्या होता है, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है इनर डी ऑर्बिटल और इसके अंदर इन्वॉल्व होता है आउटर डी ऑर्बिटल।
ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लो स्पिन का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड कम होंगे, पेयर्ड ज़्यादा होंगे। इसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। और क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि इधर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। लिखा गया है हैव लेस और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इधर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड। और लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। क्लियर। चलिए बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। SN1 एंड SN2। SN1 मतलब होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड SN2 का मतलब होता है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देखिए कंसेप्ट का क्या फंडा है, जैसे कि एक रिएक्शन है RX की आप लोग ट्रीट करते हो विद न्यूक्लियोफाइल, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा RNU और इधर साइड में क्या बनेगा, X नेगेटिव। अगर SN1 की बात करो, अगर आप इसका रेट लिखने जाओगे, रेट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा SN1 में RX, और यहाँ पर अगर आप रेट लिखोगे, रेट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा K RX एंड NU। गेटिंग माई पॉइंट। मतलब इसका जो रेट होता है SN1 का, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ हैलोल्केन पे। इसका जो रेट डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है हैलोल्केन एज वेल एज ऑन न्यूक्लियोफाइल। क्या होती है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, कोई एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। ये एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। SN1 को जब भी करवाया जाएगा तो वो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाया जाता है, और इसको करवाया जाता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, पोलर मतलब जो चार्ज हो, और प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन दे सकता है, जैसे वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, है ना। वाटर को अगर आप देखोगे तो वाटर में क्या हो सकता है बेटा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव हो सकता है, तो पोलर प्रोटिक है। अगर इधर आ जाओ तो यहाँ पर क्या हो गया, एसीटोन। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल आप एसीटोन की बात कर लो। एसीटोन में आप प्रोटॉन नहीं दे सकते, है ना, CH3 सीरियल बॉन्ड CH3, इसके अलावा DMSO, एसीटोनाइट्राइल, DMF, ये सब हो गया। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, ये रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, SN1 में याद रखना 2 स्टेप्स में होती है, और उसमें कार्बोकेटायन बनता है एज इंटरमीडिएट। और ये क्या होती है, 1 स्टेप में होती है थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है, SN1 में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो मैटर करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मैटर्स द मोस्ट, सबसे ज़्यादा वो मैटर करता है। और यहाँ पर क्या मैटर करता है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, शायद मैंने स्टीरिक की स्पेलिंग गलत लिख दी, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मैटर करता है, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी टर्सरी, टर्सरी से कम सेकेंडरी, से कम प्राइमरी, और यहाँ पर मिथाइल, और इवन इससे भी ज़्यादा होती है अगर हमारे पास बेंजाइल आ जाए, तो बेंजाइल की सबसे ज़्यादा है ना, और बेंजाइल से थोड़ी कम होती है एलाइल की, और एलाइल से कम हो जाती है टर्सरी, देन सेकेंडरी, प्राइमरी। लिखा गया है ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फास्टर विल बी द रिएक्शन। इसमें क्या है, लेस द स्टीरिक हिंड्रेंस इन ट्रांजिशन स्टेट फास्टर विल बी द रिएक्शन। क्लियर है। अब अगली बात क्या है, अब यूनिमोलिकुलर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हैलोल्केन का रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में हो जाएगा, जैसे CH3OH, H2O, CH3, CH2H। यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपके पास होना चाहिए, जैसे CN नेगेटिव, OH नेगेटिव, इस तरह से। इस रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है, SN1 में आपको रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें रिटेंशन भी हो, मतलब रिटेंशन का मतलब होता है जिस साइड से हैलाइड ग्रुप गया उसी साइड से अटैक हो, और इन्वर्जन होता है बैक साइड से अटैक होना। इसको बोलते हैं रेसमाइजेशन ऑफ कन्फिग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेसमाइजेशन ऑफ कन्फिग्रेशन। और इसमें बैक साइड से अटैक होता है, बैक साइड से अटैक है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्डन इन्वर्जन। इसमें बैक साइड से अटैक होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्डन इन्वर्जन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। SN1 के अंदर क्या है भाई, रिएक्टिविटी का ऑर्डर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और इधर क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को याद रखनी है कि एक जगह पर इन दोनों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेम हो जाता है, वहां पर लिविंग ग्रुप वाला कंसेप्ट लगता है। RF ये दोनों के लिए सेम है ये बात, RF से ज्यादा रिएक्टिव होगा RCl, RCl से ज्यादा रिएक्टिव होगा RBr, और RBr से ज्यादा रिएक्टिव होगा RI। F से अच्छा लिविंग ग्रुप है Cl, Cl से अच्छा लिविंग ग्रुप है Br, और Br से अच्छा लिविंग ग्रुप है I। इसके बाद हमारे पास 2 रिएक्शन होती हैं, मार्कोनिकोव रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो
जैसे कि ये मेरे पास एक अल्कीन है, इसमें मैं HBr जोड़ रहा हूँ, एक में मैं एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा, मार्कोनिकोफ रूल, और एक है प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और अगर किसी में पेरोक्साइड प्रेजेंस है तो यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। कई सारे नाम से फेमस होता है ये, जैसे पेरोक्साइड इफेक्ट बोल देते हैं इसको, इसको खराश इफेक्ट भी बोल देते हैं हम लोग। तो इसका शॉर्टकट आप लोग याद रख सकते हो मार्कोनिकोफ रूल का, नत्थु लाल हलवाई, नत्थु लाल हलवाई मीन्स जो भी आपका नेगेटिव पोर्शन है वो जाएगा लोअर वाले हाइड्रोजन के पास, है ना। और रीअरेंजमेंट भी कर सकते हो आप लोग, रीअरेंजमेंट जनरली बोर्ड्स के लिए नहीं होता, बट हाँ अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करो, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। रीअरेंजमेंट का मतलब एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश कर लो अगर हो सकता है तो। इसका मतलब होता है नत्थु हरा हलवाई, नत्थु हरा हलवाई। क्या मतलब वो नत्थु हरा हलवाई का, नेगेटिव विल गोज टू हायर हाइड्रोजन, नेगेटिव कहाँ जाएगा, हायर हाइड्रोजन के पास, जैसे कि हमारे पास HBr है ना, इसमें H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव। मार्कोनिकोफ रूल में क्या होगा, नत्थु लाल हलवाई नेगेटिव विल गोज टू लोअर, Br इधर चला जाएगा और H इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH Br CH3, इसे बोलते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन, और इसमें Br कहाँ जाएगा, हायर के पास, तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमो। 1 पे अगर कभी भी लगाना है, टर्मिनल पोजीशन पे अगर आपको कभी ग्रुप लगाना है तो आप एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करने वाले हो, पेरोक्साइड इफेक्ट को फॉलो करने वाले हो। इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन्स के कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं यार। अगर आप एल्डिहाइड की बात करते हो, एल्डिहाइड को आप लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, RC डबल बॉन्ड O H, और कीटोन को कैसे, RC डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है। तो सिचेफ रिएजेंट के साथ अगर एल्डिहाइड को ट्रीट करोगे तो पिंक कलर मिलेगा, कीटोन के साथ नो कलर। फैलिंग सॉल्यूशन इज स्पेसिफिकली फॉर, ये किसके लिए होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए। तो क्या बनेगा, रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे, कीटोन्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है। टोलेंस रिएजेंट की अगर मैं बात करता हूं तो एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके सिल्वर मिरर बनाता है, ये कोई सिल्वर मिरर नहीं बना सकता। अच्छा, टोलेंस रिएजेंट जो है वो एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड के अलावा मिथेनोइक एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, याद रखना। अच्छा, एक 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन होता है, कुछ इस तरह से होता है ये, 2,4 DNP टेस्ट बोलते हैं इसको। सेकंड पोजीशन पे NO2 ग्रुप होता है, फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन NH2, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जब भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा या कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करेगा, इनका लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। ऑरेंज, येलो और रेड वेल डिफाइंड क्रिस्टल बनाता है, ये भी ऑरेंज, येलो या फिर रेड वेल डिफाइंड क्रिस्टल बना लेता है। क्लियर। आगे मूव करते हैं, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ बेंजोइक एसिड की, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास फिनोल है, ये है फिनोल। फिनोल की रिएक्शन अगर आप NHCO3 के साथ कराओगे ना तो यहाँ पर आएगा नो रिएक्शन। और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं बेंजोइक एसिड की बात कर रहा हूँ, इसकी रिएक्शन जब आप NaCO3 के साथ कराओगे तो क्या होगा, Na उधर चला जाएगा, COO Na, और प्लस में क्या बनेगा, H2O एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की बुलबुले उठेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद अगर आप FeCl3 टेस्ट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप FeCl3 टेस्ट करने वाले हो तो क्या होगा भाई, FeCl3 टेस्ट के साथ, जैसे फिनोल के साथ आपने FeCl3 की रिएक्शन कराई तो क्या होगा बेटा, इसके 3 मॉलिक्यूल ले लेना, इसके HCl के साथ निकल के 3HCl बनाएंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन O, ये 3 टाइम्स, और इधर आएगा Fe, और ये एक वॉयलेट कलर का कंपाउंड होता है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लोगे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फंडा है, COOH, और इसको 3 टाइम्स लोगे, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है किसके साथ, FeCl3 के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन COO 3 टाइम्स Fe, और प्लस में 3HCl, और ये जो कंपाउंड होता है बेंजीन COO थ्राइस Fe, ये एक बफ कलर का कंपाउंड होता है, बफ कलर। क्लियर है, याद रखिए, टेक्स्ट होते हैं बहुत काम आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अमाइंस। अमाइंस की बात करें, जैसे प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन को हम लोग देखते हैं RNH2, सेकेंडरी अमाइन क्या होता है RNHR, और टर्सरी अमाइन होता है RNR। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ
बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है प्राइमरी का, देन होता है सेकेंडरी का, देन होता है टर्सरी का। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूँ, बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेस, गैसियस फेस, गैसियस फेस में क्या होगा, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। बट अगर एक्वस फेस आ जाए, एक्वस फेस, एक्वस फेस में अगर आर आपका मिथाइल है या फिर आर आपका इथाइल है तो हो जाएगा 2 1 3 और हो जाएगा 2 3 1। ठीक है, तो एक टेस्ट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर डिस्टिंग्विश करने के लिए आप करो हिंसबर्ग टेस्ट, जिसे आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करके करवाया जाता है। क्या होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये होता है बेंजीन, ये होता है सल्फोनिल SO2 और ये Cl। बेटा जितने नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होंगे ना उतने स्टेप्स होंगे। जैसे प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 स्टेप होते हैं। ठीक है, गिव एन बेल एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड विच इज सोल्यूबल इन अल्कली, ये सोल्यूबल इन अल्कली होता है। ये क्या करेगा, एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड विच इज इनसोल्यूबल इन अल्कली। देखो ये 2 स्टेप देता है, ये 1 स्टेप देता है और ये कोई स्टेप ही नहीं देता। इसके अलावा प्राइमरी अमाइन जो होता है वो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन शो करता है। कार्बाइल अमाइन में क्या होगा, आप उसको ट्रीट करते हो कुछ इस तरह से, कार्बाइल अमाइन टेस्ट होता है, RNH2 CHCl3 प्लस 3KOH, तो ये क्या बन जाएगा RNC। बट यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी, सेकेंडरी टर्सरी अमाइन के लिए रिएक्शन नहीं होती है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में आ जाए तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में आ जाता है। रिड्यूसिंग मतलब विच कैन रिड्यूस, किसको रिड्यूस करता है, विच कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, विच कांट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद कौन रिड्यूस कर सकता है, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होगा। कौन रिड्यूस नहीं कर सकता, विच डजंट हैव फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप। एग्जांपल की बात करें तो सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और माल्टोज और लैक्टोज क्या है बेटा, ये सब हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ अमीनो एसिड्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड किसे बोलेंगे, देखो अमीनो एसिड क्या होता है, RCHNH2COOH, ये एक नॉर्मल अमीनो एसिड है। इस R ग्रुप की वजह से बहुत सारे फर्क पड़ जाते हैं। तो देखिए अगर क्या है, अगर NH2 और COOH ग्रुप बराबर है, नंबर ऑफ COOH ग्रुप बराबर है नंबर ऑफ NH2 ग्रुप के, तो हमारे पास एक न्यूट्रल अमीनो एसिड आएगा। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ये सब न्यूट्रल अमीनो एसिड के एग्जांपल हैं। एसिडिक क्या होगा, जिसमें COOH ग्रुप ज़्यादा हो, एसिडिक ग्रुप ज़्यादा हो बेसिक ग्रुप से, जैसे एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक क्या होगा, सिंस NH2 बेसिक इन स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ होती है इसकी, तो जिसमें नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ COOH ग्रुप से, जैसे लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास 2 तरीके से क्लासिफिकेशन और हो सकती है, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए जरूरी कौन है, जिनको हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, और हमारी बॉडी 10 अमीनो एसिड है जिनको खुद से नहीं बना सकती। एग्जांपल की बात करें, वैलिन, ल्यूसिन, लाइसिन, लिखा गया है कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट। नॉन एसेंशियल कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, नीड नॉट टू बी सप्लाइड थ्रू डाइट, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये सब। न्यूट्रल और एसिडिक वाले एग्जांपल 2-3 याद रख लेना। तो ये हमारे पास क्या है भाई, क्या है, ये हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर क्या होते हैं, दीज आर क्रॉस लिंक्ड प्रोटीन्स and are condensation product of acidic and basic amino acids and these are linear condensation polymers। ये क्या होते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं। ये क्या होते हैं, लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। इंपॉर्टेंट बात करूं तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दे हैव स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्फेरिकल और ग्लोबुलर कुछ इस तरह से। और इनका क्या होता है, लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। ठीक है, दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, मिनरल्स, एसिड एंड बेसिस, दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये सोल्यूबल होते हैं इन वाटर में, और ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं इन वाटर में। दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें क्या होता है, लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जांपल्स की बात करें, फाइब्रस की, हेयर, सिल्क, बाकी और भी बहुत सारे होते हैं, मैं चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और इसके एग्जांपल हो गया एल्ब्यूमिन, एंजाइम्स, जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। सबसे पहली बात तो DNA का दूसरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और RNA का दूसरा नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट यूजुअली अक्कर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। और RNA की बात करें तो यहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है भाई,
वेरी लिटिल आरएनए अकर इनसाइड न्यूक्लियस, मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये, साइटोप्लाज्म पर। डीएनए क्या है कि जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल मतलब जो एक पीढ़ी की प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करता है नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर, ठीक है। और ये क्या है, आरएनए इज नॉट दी जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स, डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा। और इसका क्या होता है भाई, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, इस तरह से। आगे मूव करें। डीएनए जो होता है वो ये कुछ ज़्यादा ही बायो में चले गए हम, इतनी ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। डीएनए दो तरह का होता है, कौन कौन सा, न्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। आरएनए तीन तरह का होता है, कौन कौन सा, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। डीएनए के अंदर जो शुगर देखने को मिलती है, इवन उसी की वजह से इसका नाम है, डीएनए का दूसरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसी वजह से इसका नाम भी है डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसके अंदर शुगर कौन सी मिलती है, डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए के अंदर आपको कौन सी शुगर देखने को मिलती है, राइबोज शुगर देखने को मिलती है। देखिए आपसे पूछा जाता है कि यार डीएनए में एक कौन सा खास नाइट्रोजनियस बेस है जो आरएनए के अंदर नहीं है, वो है थाइमाइन, है ना। डीएनए में अगर आपको पता हो ऐसे होता है AGC-T, और इसमें क्या होता है AGCU। मतलब आरएनए में क्या खास है, मोस्टली क्वेश्चन ये बना हुआ है, ये क्या होता है, यूरासिल। बाकी कॉमन क्या है दोनों में, एडेनिन साइटोसिन गुआनिन, और इसमें क्या होता है, ये एडेनिन साइटोसिन गुआनिन ये कॉमन है। डीएनए के अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है, हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेट करना का मतलब अपनी रेप्लिका बनाना, अपने जैसी फोटोकॉपी बनाना, बहुत सारी बना सकता है। दैट्स वाई हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज हमारे अंदर आ जाती हैं। आरएनए रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। डीएनए ट्रांसक्राइब जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू आरएनए, आरएनए ट्रांसलेट द ट्रांसक्रिप्ट मैसेज फॉर फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड्स। डीएनए क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किसको, आरएनए को, और आरएनए उन इंफॉर्मेशन को लेके क्या बना देता है, पॉलीपेप्टाइड्स या कह लीजिए प्रोटीन्स बना देता है, ठीक है। डीएनए का मेन काम क्या है, डीएनए कंट्रोल हेरिडिटी, इवोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रक्चर एंड डिफरेंशिएशन। आरएनए का मेन काम क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। क्लियर है। तो बस ये है भाई मेन से पॉइंट। बाकी इसकी पीडीएफ निकलवा के एक बार सारे के सारे देख लेना, मेन एक बार आपको पढ़ना भी पड़ेगा, और उम्मीद है इससे आपकी बहुत हेल्प होगी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अगर डायरेक्ट डिफरेंस भी ना आए, है ना, बट इनसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। और इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।